नमस्कार, आपका स्वागत है। और बजट में सोने चांदी और हीरों को लेकर 3 बड़े ऐलान हुए। पहला ये कि सोने चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। दूसरा, ईजीआर पर सीजीटी और लैब ग्रोन डायमंड्स के सीड की कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। इन तीनों फैसलों का इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा, आगे जाकर कंज्यूमर के ऊपर भी इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा, कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया, साथ ही ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चनानी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले हम यहाँ पर सोने पे ही बात कर लेते हैं। और इस हफ्ते बजट तो रहा ही, साथ ही हमने यूएस फेड की मीटिंग भी आते हुए देखी और जिस तरह से यूएस डॉलर में मूवमेंट हुई उसका सहारा यहाँ पर सोने के भावों को मिला। हमने ऑल टाइम हाई प्राइसेस यहाँ पर सोने में आते हुए देखे। उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम हफ्ते के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ मुनाफा वसूली भी यहाँ देखने को मिली है। रनिशा, सबसे पहले आपसे गोल्ड के प्राइसेस पे ही चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, कितना हिस्सा यूएस फेड का है और कितना आपको लगता है बजट की मूवमेंट थी? जी, मुझे लगता है कि 70-80% जो हिस्सा है वो यूएस फेड की मीटिंग के ऊपर। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी रनिशा, आप कह रही थी 70 से 80% जो सोने में मूवमेंट हुई है वो यूएस फेड की वजह से हुई है। यस, एंड 20% मुझे लगता है जो बजट का एक्सपेक्टेशन थी कि यूएस जो एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी कट होगी, वो नहीं हुई। इस वजह से हमने देखा कि शॉर्ट कवरिंग आए। कल जो देखा था हमने कि गोल्ड में इतनी बड़ी मूवमेंट आई थी फ्रॉम $1900 ऑन डाउन साइड एंड अपसाइड में 1975। ये $75 की मूवमेंट बहुत ज्यादा कही जाती है विद इंट्राडे स्विंग। तो मुझे लगता है $1900 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। 3-4 बार प्राइसेस से टच करके वापस ऊपर की साइड सपोर्ट ले रही है। तो आउटलुक अगर कहें तो 1900 से नीचे सस्टेन करती है प्राइसेस आज नॉन फार्म पेरोल का डेटा है। और जिस तरह से फेड का आउटलुक डॉविश और स्टांस डॉविश है आगे चल के, मुझे लगता है अगर 1900 के नीचे हम सस्टेन करते हैं, वीकली क्लोजिंग देते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। डाउन साइड में हम आने वाले दिनों में 1800 तक डॉलर्स तक भी प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं अगर 1900 के नीचे सस्टेन हुआ तो। अगर ये रेंज सस्टेन नहीं होती है, अपसाइड में $1960 $1970 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं, तो यस, न्यू रिकॉर्ड हाइज ऑन द वे। एंड अगर आप इंडियन टर्म्स में से देखेंगे तो मुझे लगता है कि 57,000 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। जब तक उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन्ड है तो 60,000 इज ऑन द वे। अगर 57,000 टूटता है तो 55,000 डाउन साइड में मुझे लग रहा है। 55,000 तक के स्तर भी नीचे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम $1970 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पे बनता हुआ देखते हैं तो ही रास्ता यहाँ पर और हाइज के लिए खुलता है। इन एनी केस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इन लेवल्स को यहाँ पर वॉच कर रही है। लेकिन अगर आपने सोना खरीद के रखा है, आप इन्वेस्टर हैं, तो क्लियरली आप घर बैठे बैठे फिलहाल यहाँ पर वेल्थ कमा रहे हैं। ये ऑफकोर्स ताकत हमेशा सोने की रहती ही है। संयम, आपसे भी जानना चाहेंगे, लास्ट क्वार्टर यहाँ पर काफी बेहतरीन था लेकिन जनवरी के महीने में खरीदारी थोड़ी सी यहाँ पर कम रही। क्लियरली ऐसा होता भी है क्योंकि बाजार को इंतजार होता है बजट के आने का, और इस बार तो यूएस फेड भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट था उस लिहाज से देखने के लिए। जिस तरह से बाजार की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ड्यूटी में रेट कट देखने को मिलेगा, वो तो आया नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट हमने चांदी में भी एक रेट अलाइनमेंट आते हुए देखी, वहां पर भी एक बढ़त बनती हुई नजर आई। एज एन इंडस्ट्री इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरी इंडस्ट्री की एक सोच थी कि ड्यूटी कम से कम 2 to 4% घटेगी, जिसकी वजह से एमसीएक्स के अंदर प्राइसेस भी 2% डिस्काउंट में चल रहे थे बजट के दिन तक। जैसे ही रेट्स आए तो उसके बाद 500 to 600 रुपीस के रेट्स बढ़ गए एमसीएक्स के अंदर और गोल्ड मार्केट के अंदर। लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि काफी सालों से हम सोच रहे हैं कि ड्यूटी घटेगी, और पैरेलल मार्केट जो है, ग्रे मार्केट है, जिसके अंदर ये डिफरेंस रहता है गोल्ड का, ग्रे मार्केट का और बिल के अंदर जो गोल्ड का, उससे लेजिटिमेट बिजनेस करने वालों को काफी तकलीफ होती है। इस वजह से मेरी सोच थी कि अगर गवर्नमेंट इस ड्यूटी घटाती, ऐसा नहीं चाहिए कि किसी ज्वेलर को सोना सस्ता चाहिए, कस्टम ड्यूटी कम हो जाए, लेकिन बुक्स के अंदर बिजनेस करने के लिए, लेजिटिमेट बिजनेस करने के लिए कस्टम ड्यूटी कम होने की सोच एक बिजनेसमैन, एक ज्वेलर की रहती है। तो ये हमारे डिसअपॉइंटमेंट हुआ। सिल्वर के अंदर भी रेट्स जो उन्होंने बढ़ाया, अभी 14.35% हो गया है सिल्वर की कस्टम ड्यूटी, उसके वजह से भी काफी हिट होगा। जो छोटे लोग हैं, जो छोटा मैंने कस्टमर है, वो जाके ये माल खरीदता है, अभी उसे ये माल महंगा पड़ेगा। जो हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी है, जो हाथ से बनती है, सिल्वर के बर्तन बनते हैं, सब चीजें बनती है, उसके ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट आएगा भाव बढ़ने से। तो मुझे लगता है इसके ऊपर एक विचार करने की, पुनर्विचार करने की जरूरत थी गवर्नमेंट को, एफएम को। हमारी कल मीटिंग है ऑनरेबल एफएम के साथ, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम उनके साथ डिस्कस
करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमारा काम हो सके। एलजीडी के अंदर जो उनको अच्छा इतना उन्होंने 0 सीट्स के अंदर ड्यूटी की, लेकिन एलजीडी इज 1 or 2% ऑफ द पार्ट ऑफ द एंटायर 6.5 लाख to 7 लाख करोड़ इंडस्ट्री। इट इज नॉट द एंटायर इंडस्ट्री। तो अगर बाकी इंडस्ट्री के ऊपर भी अगर सोचा जाता तो उसके इंडस्ट्री थोड़ी और खुश होती। ऑल राइट, जी हाँ, जैसे आपने कहा कि बजट आने के बाद सब खत्म नहीं हो जाता, अभी मीटिंग्स होंगी और बजट के बाहर भी यहाँ पर काफी कुछ किया जाता है, जैसा कि हमने पिछले 1 साल में होता हुआ देखा ही है। तो सारी होप्स फिलहाल यहाँ पर खत्म ना हो। लेकिन ढोलकिया जी, आपसे अब यहाँ पर बात करना चाहेंगे और डायमंड्स के लिए, और जैसे संयम कह रहे थे कि लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए यहाँ पर काफी कुछ दिया गया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री वो फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल आगे जाकर हम एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बढ़ता हुआ देखेंगे, और जिस तरह से इनपुट कॉस्ट डायमंड्स की, नेचुरल डायमंड्स की बढ़ रही है, और जैसे उसको क्लाइमेट का इंपैक्ट भी आता है, तो लैब ग्रोन डायमंड शायद उस गैप को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप वो सारी स्टेटमेंट्स वित्त मंत्री से? सबसे पहले तो मनीषा जी, आपको और सभी को बहुत नमस्कार कि अच्छा न्यूज आप सबके पास पहुंचते हैं। और अभी तो मैं यूपी में बरेली में बदायूं में हूँ जी, जो हमारे टीकाराम सन्स एंड ज्वेलर्स है, वहां से मैं बैठा हूँ। तो आप दुनिया में किधर भी होते हैं, सही आदमी को पकड़ लेते, वो भी बात सही है। जो लैब ग्रोन ने जो बताया इंपोर्ट ड्यूटी कम किया, उससे थोड़ा फायदा हुआ है कि बहुत सारे सीड जो है बाहर से आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लैब ग्रोन मशीन वाले जो है वो सीड इंडिया में ग्रो करते, तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि ये बिजनेस इधर ग्रो होवे। नेचुरल डायमंड तो फॉरेन से आता है, तो हमारे में लेबर का ही ऐड होता है और मुनाफा, लेकिन ये डायमंड जो इधर बनेगा तो इधर का लोगों को जॉब मिलेगा, तो उससे जॉब और बढ़ेगा और इंडिया में ग्रो हुए। जैसे नेचुरल में वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे है, उसकी मोनोपोली है, वैसे लैब ग्रोन में भी इंडिया की मोनोपोली होवे, वो गवर्नमेंट चाहते, उसके लिए 5 साल के लिए 5,000 करोड़ का भी उसमें R&D में पैसा उसने डालने का सोचा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत पॉजिटिव है डायमंड के लिए बजट की बात करें। और लोअर वाले का भी टैक्स कम किया हुआ है, हायर वाले का भी कम किया हुआ है, लेकिन सभी लोग जो ज्यादा टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट तो और भी ज्यादा कम कर सकते हैं। तो पहले हम देना स्टार्ट करें, फिर गवर्नमेंट हमको देना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। मेरा डायमंड पे एक और सवाल है आपसे घनश्याम भाई, और वो ये कि लैब ग्रोन के तो यहाँ पर काफी इजाफा किया गया, लेकिन जो नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री है भारतीय बाजारों में, उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि उन्हें लैब ग्रोन से थोड़ा और कंपटीशन ही मिलता हुआ नजर आया। उसे कैसे इंडस्ट्री फिलहाल देखती है? नहीं, वैसे नेचुरल डायमंड में देखे तो बहुत सारी अपेक्षा नहीं हमको थी, और वैसे जरूरत भी नहीं है। अल्टीमेटली तो ये मैं आगे बोला, वैसे हैप्पीनेस देने का प्रोडक्ट है हमारा, तो हम हैप्पीनेस देते, तो हमको जरूरत नहीं है कुछ लेने की। और नेचुरल डायमंड में गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ग्रो अभी हो रहा है ना डायमंड इंडस्ट्री, वो इंडिया में हो रहा है। करीब 50 से 60 हजार करोड़ का डायमंड बिजनेस इंडिया में है। तो बहुत सारे ब्रांड, जैसे कृष्णा ब्रांड है, वैसे बहुत सारे ब्रांड डेवलप हो रहे हैं, और गोल्ड में से कंज्यूमर डायमंड में आ रहे हैं। आज के जो यंगस्टर है वो आ रहे। मैं अभी दिवाली के बाद 5-6 सिटी में गया था, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में गया था, लखनऊ में गया था, भोपाल में गया, तो सभी जगह पे मतलब डायमंड की डिमांड है, और डायमंड की डिमांड बढ़ रही है, तो बिजनेस ग्रो हो रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट का कुछ हेल्प की जरूरत नहीं है। हम सभी सही धंधा करें, ट्रस्ट वाला धंधा करें, तो बहुत सारे लोग डायमंड और ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारे घर में तो और खुशियां आएंगी, और खुशियां बेचने का तो हमारा काम है। हाँ जी हाँ, एब्सोल्युटली। एक्चुअली काफी सेक्टर से यही सुनने को मिला कि ठीक है, कुछ नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव न्यूज कम से कम नहीं दी, और जितना भी दिया दूसरों किसी सेक्टर को ही दिया। क्लियरली बजट से ये काफी हद तक सेक्टर्स ने यहाँ पर लिया है। ठीक है, एक और अभी आपसे यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, वो ये कि किस तरह की मांग हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। और इनिश, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि इवन एज हमने सभी जगह कुछ पॉजिटिव आता हुआ देखा, जो फिजिकल गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, और उसमें वापस वाइस वर्सा में जो कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दिया गया है, उसका भी एक बहुत बड़ा थम्स अप हमने इंडस्ट्री की तरफ से आता हुआ देखा। यस मनीषा, EGRs हमने देखा कि जब इंडिया में लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे दिवाली के टाइम पर, सो इट्स बीन 4 months नाउ, और गवर्नमेंट चाहती है कि इसे और बूस्ट मिले, और ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस इंडस्ट्री में आए, और इंडिया एक प्राइस सेटर बने गोल्ड का, जो प्राइस मेकर बने एक तरह से। तो इस तरह से हमने देखा है कि गवर्नमेंट और सपोर्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को। एंड EGRs में हम देखते हैं कि हर तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि ज्वेलर्स, ट्रेडर्स, डीलर्स और रिटेलर्स, बैंक्स, ये सारे के सारे मिलकर EGR में ट्रेडिंग करते हैं।
और इसका जो सिस्टम है बहुत सिंपल होता है कि जैसे गोल्ड को जिसको डिपॉजिट करना है वो गोल्ड डिपॉजिटर है, वो वैल्यूअर के पास जाएगा, सॉरी गोल्ड मैनेजर के पास जाएगा जो उसको ईजीआर में कन्वर्ट करके देगा गोल्ड को। एंड फिर जो डिपॉजिटरी है वो ईजीआर को डीमेट फॉर्म में जो गोल्ड डिपॉजिटर है उसकी डीमेट फॉर्म में देगा। तो ये जो तीनों के तीनों मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं ये प्ले करते हैं रोल। अब जब हमने देखा है कि कैपिटल गेन टैक्स हटाया गया है वो एक्चुअली होल्डिंग पीरियड पर है। पहले अगर हमारे पास गोल्ड का ईजीआर था और मैं फिजिकल गोल्ड होल्ड करती थी तो दोनों का जो टैक्स सिस्टम था वो डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 2 साल पहले मैंने गोल्ड लिया है 2021 में अप्रैल में, और आज अगर सपोज मैं उसको ईजीआर में कन्वर्ट करती हूँ 2 साल के बाद और सपोज नेक्स्ट ईयर उसे मैं सेल करती हूँ पर एक्सचेंज पर अप्रैल 2024 में, तो जो मेरा टोटल होल्डिंग पीरियड है वो 3 साल गिनाया जाएगा, ना कि 2 साल। जो मेरा टैक्स लगेगा वो 3 साल के ऊपर गिनाया जाएगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स गिनाया जाएगा जो 20% है। और पहले अगर ये सिस्टम होता तो वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स गिनाया जाता क्योंकि होल्डिंग पीरियड मेरा जो है सिर्फ गोल्ड के ऊपर गिना जाता जो 2 साल है। बट अभी गोल्ड में होल्ड कर रहे हैं या फिर आप ईजीआर में होल्ड कर रहे हैं वो एक ही बात मानी जाएगी और आपका टोटल होल्डिंग पीरियड गिना जाएगा। तो इससे काफी फायदा होगा इन्वेस्टर्स को इस में आना, और इस तरह से हम ओवरऑल इंडिया को भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे, प्राइस सेटर बनते हुए देखेंगे। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा चाहे वो सोना है, चाहे डिजिटल गोल्ड में आपने लिया है, चांदी ली है या फिर डायमंड्स में जिस तरह का पुश यहाँ पर सरकार ने देने की कोशिश करी है, क्लियरली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पर जरूर अपनाया गया है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि बजट में क्या निकल के आया और उसका इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट है, लेकिन अभी तो पूरा 2023 बाकी है और काफी सारी चीजें हैं जो मद्देनजर रखने के लिए हैं। तो हम अपने एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे अब ये साल उन्हें कैसा दिखता है, क्या कुछ चेंजेस वो सरकार से चाहते हैं, बजट के बाहर भी जानने की कोशिश करेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है। बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ
ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं कि वो अमर राजा बैटरी के ग्रुप की यानी गाला ग्रुप की तरफ से ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अमर राजा बैटरी से रिलेटेड आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब 15 करोड़ डॉलर का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब 2.25 लाख करोड़ डॉलर, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है, इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है, कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लेलैंड की। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो रघुनंदन सरन साहब ने की थी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने अपने बेटे के नाम पे इस कंपनी का नाम रखा था अशोक। लेकिन धीरे धीरे लेलैंड ने जब इस कंपनी के अंदर 40% स्टेक खरीदा तो अशोक लेलैंड बना। बाद में हिंदुजा ग्रुप ने इस कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदा और वो बहुत लेटर ट्रांजैक्शन था, लेकिन उस कंपनी का नाम में कोई फेरबदल नहीं किया। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि किसी भी हिंदुजा ग्रुप की तरफ से पहला इंडियन एक्विजिशन अगर उन्होंने कोई किया था तो वो अशोक लेलैंड का ही था। जो आपका स्वागत है और बात ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इंडस्ट्री की कर रहे हैं, जहाँ पर बुलियन और डायमंड सभी के लिए बजट में से कुछ निकल के आया, लेकिन बजट के बाद भी यहाँ पर काफ़ी कुछ होता है। बजट के बाहर भी काफ़ी सारी मीटिंग्स की जाती हैं और पार्लियामेंट सेशन क्लियरली उसके लिए ही है। डायमंड से ही शुरुआत करेंगे और घनश्याम भाई ये सवाल आपसे है, जिस तरह की एज ऑफ नाउ मांग है, ये माना जाता है कि लैब ग्रोन डायमंड्स की जो इंडिया में इंडस्ट्री है वो करीब 2 से 5% है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब इसका 15% जितना मार्केट शेयर बन चुका है। क्या आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड यहां पर आता हुआ देखते हैं? इंडिया में अभी जो डायमंड इंडस्ट्री में जो लैब ग्रोन इंडस्ट्री 2 से 5% है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो ग्रो हो रहा है, उसमें करीबन 70% इंडिया के पास है। ओके, मेरा आवाज आया? हाँ जी, हाँ जी। तो जो ग्रो हो रहा है उसमें 70-80% इंडिया के पास है। और अभी इंडियन मार्केट में बात करें तो इंडिया मार्केट में इतना अभी लैब ग्रोन का इतना यूज नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग ये चाहते हैं कि मैं वापस देने के लिए जाऊंगा तो कितना आएगा। अच्छा, ये तो मशीन मेड है, तो डे बाय डे प्राइस भी लास्ट 3 साल में कम हुई है और भी आगे कम होगी। उसके लिए रिटर्न वैल्यू इंडिया में पहले देखते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। जैसे फॉरेन में रिटर्न वैल्यू का कुछ नहीं है, खरीदा यूज किया, यूज एंड थ्रो जैसा है। तो उसके लिए अमेरिका में सबसे ज्यादा डायमंड का यूज हो रहा है, लेकिन ग्रो जरूर हो रहा है। हो सकता है कि फैशन में लोग यूज करेंगे। जी हाँ, तो एब्सोल्युटली घनश्याम भाई, एक और चीज, एज ऑफ नाउ अगर हम लैब ग्रोन डायमंड देखें और नेचुरल डायमंड देखें तो लैब ग्रोन कितने डिस्काउंट में है नेचुरल डायमंड के लिहाज से? डिस्काउंट में जो रियल डायमंड का 100 रुपया थे, उसके सामने ये लैब ग्रोन का देखे तो 7 से 8 रुपया है, मतलब 93% कम है। तो दूसरी साइड देखे तो इतना कंपेयर जैसा भी नहीं है, क्योंकि 100 और 97% की कंपेयर नहीं होती, मतलब 70-80 नजदीक हुए तो कंपेयर हुए, दोनों अलग ही चीज है। लेकिन डायमंड जैसा है उसके लिए डायमंड के साथ कंपेयर होती है। लेकिन ये तो मेरे को लगता है कि फैशन में यूज होगी,
यूज एंड थ्रो में यूज होगी। जैसे ड्रेस के हिसाब से लोग कपड़ा अलग अलग चप्पल पहनते हैं, पर्स रखते हैं, उसके हिसाब से ज्वेलरी बनाएंगे और उसके हिसाब से ज्वेलरी का यूज होगा। ऑलराइट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिलहाल भी आपको नेचुरल डायमंड लेना होगा, लेकिन लैब ग्रोन इंडस्ट्री क्लियरली यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और वित्त मंत्री ने काफी सपोर्ट भी इसे किया है। तो यही सवाल अब घनश्याम जी आपसे है कि बजट तो यहाँ पर अब आके चला गया, लेकिन आगे अब क्या एक्सपेक्टेशन है 2023 से, डिमांड के लिहाज से और गवर्नमेंट सपोर्ट के लिहाज से? नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट को तो ऐसे बहुत जरूरत नहीं है। इजी डूइंग बिजनेस है, बिजनेस को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, फिर मोदी सरकार होवे या तो केंद्र की सरकार होवे, बिजनेस को डेवलप करे, उसका कोई भी प्रॉब्लम प्रश्न होवे तो गवर्नमेंट सुन रही है। और इंडिया ग्रो हो रहा है, उसमें वो सबसे बड़ा वही राज है कि सभी लोगों को धंधा भी करने के पूरे वर्ल्ड की नजर इंडिया में है। और ये G20 जो मोदी जी होस्ट कर रहे तो इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि पूरे वर्ल्ड की नजर है। अभी कोई भी सिटी में जाओ तो G20 का माहौल बना हुआ है। तो बिजनेस करने वाले को सही बिजनेस करे, ट्रस्ट के साथ बिजनेस करे तो बहुत सारा एक्सपांड करने का प्लान है। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा एक्सपांड करे। बाकी कंट्री में कोविड में गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, उससे थोड़ा बबल हुआ था, लेकिन इंडिया में तो वो था ही नहीं। और बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने कोविड पे भी कंट्रोल किया था। तो इंडिया में बहुत सारा पोटेंशियल है, दिल खोल के सभी को धंधा करना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी डिमांड है बाजार में और हमने एक पेंटअप डिमांड भी बाजार में निकलते हुए देखी है, तो इसका एक सपोर्ट यहाँ पर मार्केट्स में जरूर है। सही, हम आप कैसे देखते हैं, आपके लिए 2023 का आगे का क्या रोड मैप है? 750 टन के आसपास जो पिछले साल इंपोर्ट हुआ गोल्ड, आने वाले अगले साल के अंदर भी मुझे लगता है उतना ही गोल्ड अंदर आएगा। 15-20 दिन के अंदर थोड़ा मंदी थी, दिसंबर 15 से लेके आप समझ लीजिए 15 जनवरी तक थोड़ी सी मंदी थी ज्वेलरी की मार्केट के अंदर, कस्टमर्स बाय कम कर रहे थे। लेकिन अभी कस्टमर्स ये रेट एक्सेप्ट कर चुके हैं। $1925, $1900 के ऊपर या 57,000 58,000 के ऊपर का जो भी गोल्ड रेट है, ये रेट अभी एक्सेप्टेबल हो गया है मार्केट के अंदर। तो वापस बायर्स आ गए। जैसे 40 लाख शादियां थी, अभी 10-15 लाख शादियां और पेंडिंग है फरवरी एंड तक। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी डिमांड है अभी। और जो लाइट वेट ज्वेलरी आ रही है या ब्राइडल की हैवी वेट ज्वेलरी आ रही है, जो बायर्स अभी बीच में 10-15 दिन रुक गए थे वो भी अभी आगे आके बाइंग करने लग गए हैं। और मुझे लगता है कि जो डिमांड है ये साल वो भी बराबर रहेगी, सही रहेगी। अभी भी काफी नए शोरूम्स खुल रहे हैं सारे सिंगल स्टोर्स के, मल्टी कॉर्पोरेट्स के। मुझे लगता है कि आने वाला साल भी गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा, डायमंड के लिए अच्छा रहेगा। जो रेट्स हैं वो 62-63,000 तक दिख सकते हैं अप्रैल एंड तक। 1,000-1,500 रुपए की रेट घट सकते हैं, उससे ज्यादा घटने का कोई स्कोप नहीं है एट प्रेजेंट। और मुझे लगता है कि एज इन्वेस्टमेंट भी लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, सभी की एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाला साल यहाँ पर काफी बेहतरीन हो सकता है। एक फाइनल सवाल आपसे फिर निशा, ई गोल्ड, डिजिटल गोल्ड के लिए ये साल कैसा रह सकता है? हमने देखा है कि जो ओवरऑल जिस तरह से फिजिकल डिमांड कम हुई है मार्केट्स में, कहा जा रहा है 2 महीने से प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। बट हमने डिजिटल गोल्ड में इनफैक्ट देखा है कि अच्छी डिमांड रही है। SIPs लोग करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस इतनी हाई है, तो लमसम में इन्वेस्ट करना थोड़ा किसी को मुश्किल लगता है। तो हमने देखा कि डिजिटल गोल्ड में SIPs काफी स्ट्रांग है और यही मानते हैं कि आगे चल के इस साल 2023 में हम और 2x 3x का ग्रोथ देख सकते हैं। मिलेनियल्स जो है और कई एज ग्रुप्स के लोग हैं अभी जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, और जिस तरह की स्कीम्स आती है उसमें भी काफी फायदा रहता है। तो एज गोल्ड प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू टच 63,000 इन 2023, मैं भी यही एडवाइस करूंगी, गोल्ड SIP कीजिए, हर लेवल पे एवरेज करते रहिए। डाउन साइड में 55,000 तक लग रहा है, अप साइड में 63,000 तक लग रहा है। यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। इंडस्ट्री तो यहाँ पॉजिटिव है ही, और अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने गोल्ड लिया है तो यहाँ से और बढ़त है। आप लेना चाहते हैं तो करंट लेवल्स भी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ से भी माना जा रहा है कि 60,000 के ऊपर तक गोल्ड जाएगा, 62,000 तक भी जा सकता है। तो काफी पॉजिटिविटी क्लियरली यहाँ पर इंडस्ट्री में। संयम, बहुत शुक्रिया घनश्याम भाई आपका भी और निशा आपका सभी का साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम डिटेल्स पर बात करने के लिए कि क्या बजट में निकल के आया और क्या अब एक्सपेक्टेड है 2023 से इस इंडस्ट्री के लिए। इसी साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।